नमस्कार। वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें। आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं और आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन रीड करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रेटेड इनटू द इंटेस्टाइनल लाइनिंग एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बॉडी के सिक्रेशंस में और स्पेशली किस में, एक्सटर्नल सिक्रेशंस में, ठीक है, एक्सटर्नल सिक्रेशंस में जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। सबसे पहली बात, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो मोस्ट अबंडेंट है किस में भाई, मोस्ट अबंडेंट बॉडी के अंदर सीरम में कौन होता है, आईजीजी होता है। लेकिन मोस्ट अबंडेंट इन बॉडी सिक्रेशंस, तो बॉडी सिक्रेशंस के अंदर मोस्ट अबंडेंट कौन है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। याद रखना है इम्यूनोग्लोबुलिन ए से आप इस चीज़ को याद रखिए, जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, ब्रेस्ट फीड में या ब्रेस्ट मिल्क में, ब्रेस्ट फीड मिल्क में जो सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन है वो कौन है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। इसके अलावा सेलाइवा में कौन है भाई, यही है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। इसके अलावा ये टीयर्स में भी देखने को मिलेगा, म्यूकस में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर बताया इंटेस्टाइनल लाइनिंग, तो आप इसको याद रखिए, जीआई ट्रैक्ट की पूरी जितनी लाइनिंग है उसके अंदर उसके जो सिक्रेशंस हैं, जीआई ट्रैक्ट की पूरी लाइनिंग के जो सिक्रेशंस हैं उनमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी भाई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और उसका जो सिक्रेशन है, क्या सिक्रेशन होगा उसका, म्यूकस, उसके अंदर भी क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन capable of crossing the placenta and conferring passive immunity to a fetus। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम कल के लेक्चर में कि ये मदर और ये फीटस दोनों के बीच में एक बैरियर है जिसका नाम है भाई प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से फीटस तक पहुंचने वाला एक अकेला इम्यूनोग्लोबुलिन है, और वो कौन सा है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कैसे मदर से फीटस को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अक्यूट इन्फेक्शन। किसी भी अक्यूट इन्फेक्शन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो सबसे पहले प्रोड्यूस होता है। किसकी बात आई यहाँ पर, इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन कैसा हो सकता है, एक्यूट हो सकता है या फिर क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट इन्फेक्शन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है सबसे पहले, और क्रोनिक में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है सबसे पहले, आपको पता होना चाहिए। एक्यूट इन्फेक्शन में हमेशा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होगा, कल पढ़ा हमने, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तो क्रोनिक इन्फेक्शन में कौन प्रोड्यूस होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। पूछा क्या है यहाँ पर, एक्यूट इन्फेक्शन में फर्स्ट प्रोड्यूस होने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, आंसर इज बी, आईजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता है, Which immunoglobulin is responsible for the primary immune response and forms antibodies to ABO blood antigens। क्वेश्चन की मेन थीम पकड़िए कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। इम्यून रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो किस तरीके का हो सकता है, या तो प्राइमरी हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है भाई, सेकेंडरी हो सकता है।
अब हमेशा याद रखिएगा, कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। आईजीएम प्राइमरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पीएम, ठीक है, और सेकेंडरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आईजीजी। याद रखिएगा, भूलने वाली बात ही नहीं है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है आईजीएम एंड सेकेंडरी के लिए कौन है भाई, आईजीजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कल हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं नोट्स में, हमारे लेक्चर में हमारे। आज एक क्वेश्चन फॉर्म में है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आईजीएम, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स विल इनिशियली प्रोटेक्ट ए न्यूबॉर्न बेबी ऑफ ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ए ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझिएगा। यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो न्यूबॉर्न है, दूसरा है भाई ब्रेस्ट फीडिंग मदर। न्यूबॉर्न है तो उसके अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मिल जाएगा जी आपको, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके आया है, और प्लेसेंटा को क्रॉस कौन करके आया है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी आया है। ये तो ध्यान रखिएगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो मदर से किस में आ गया भाई, फीटस में, और अभी न्यूबॉर्न की बात हो रही है तो यही आया है प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए। दूसरी बात, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ब्रेस्ट फीड से क्या मिला, ब्रेस्ट मिल्क मिला, और ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का क्वेश्चन है, नहीं आते ऐसे क्वेश्चन हमारे, लेकिन क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। ए भी करेक्ट है और जी बी भी करेक्ट है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता है, विच कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब्स इम्यूनोग्लोबुलिन ई, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने क्यों ले रखे हैं, ताकि आपके क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज हो जाएं। ऑप्शन तो इनमें से एक ही आएगा आपके एग्जाम्स के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इम्यूनोग्लोबुलिन ई के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। रीड कीजिए, ए में क्या है भाई, असिस्ट इन पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। क्या इम्यूनोग्लोबुलिन ई का पैरासाइटिक इन्फेक्शन से कोई रोल है क्या? यस, कंप्लीट रोल है दोस्तों। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एलर्जिक रिएक्शंस में, हाइपर सेंसिटिविटी में और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में क्या देखने को मिलेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ई देखने को मिलता है। ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है असिस्ट इन बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन। कौन असिस्ट करता है बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन में? ऑलरेडी डिस्कस किया है दोस्तों हमने, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। करेक्ट नहीं है। तीसरा ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। यस, एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट ऑन द लिम्फोसाइट सरफेस। लिम्फोसाइट सरफेस पर भी कौन प्रेजेंट होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ऑप्शन इनकरेक्ट। प्रीडोमिनेंट इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन होता है भाई? इम्यून रिस्पॉन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन है? आईजीएम है। तो सेकेंडरी में कौन है? आईजीजी है। तो ये क्या ई है क्या? जी नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो गए? असिस्ट इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता है, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज टेक्स प्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। एंटीबॉडीज का सिंथेसिस कौन सी सेल्स करती हैं? याद रखिएगा दोस्तों, हमने कल के लेक्चर में नहीं डिस्कस किया। एंटीबॉडीज हैं तो ऑब्वियस सी बात है लिम्फोसाइट्स से ही प्रोड्यूस होती हैं, सिंथेसाइज होती हैं। लेकिन लिम्फोसाइट्स तो दो तरीके की हैं, एक टी सेल्स हैं, एक बी सेल्स हैं। इनमें से कौन सी हैं दोस्तों? तो एंटीबॉडीज जो हैं वो बी सेल्स से ही सिंथेसाइज होती हैं। जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो बी सेल्स से सिंथेसाइज होते हैं। याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज आर। एंटीबॉडीज की बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये भी हमने कल डिस्कस करना चाहिए था लेकिन नहीं किया कल के लेक्चर में, तो आज बता देते हैं हम आपको एंटीबॉडीज की बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है। दोस्तों स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे एंटीबॉडीज की टिपिकल बेसिक स्ट्रक्चर है।
ये जो नीचे का स्टैंड आपको दिख रहा है ये हैवी चेन है, और इस हैवी चेन के हिसाब से ही सारे जितने जो हमने डिस्कस किए थे कल, क्या जितने इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फ़ा, दूसरा क्या किया था भाई डेल्टा, तीसरा क्या किया था जी एप्सिलॉन, चौथा क्या किया था गामा, और पांचवा था म्यू। ठीक है, ये इस हेवी चेन के ही नाम होते हैं, अल्फ़ा, डेल्टा, एप्सिलॉन, गामा एंड म्यू। तो आपसे कोई पूछ सकता है, अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए की हेवी चेन का नाम क्या है, तो इसकी हेवी चेन का नाम अल्फ़ा है। इम्यूनोग्लोबुलिन डी की हेवी चेन का नाम क्या है जी डेल्टा है। इस तरीके से याद रखिएगा, और ये लाइट चेन है इसकी। ठीक है, और आप देखिए ये किस शेप में बन रहा है, ये इस तरीके से वाई की शेप बना रहा है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन भी रीड कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर के एंटीबॉडीज की वाई शेप्ड है, कहीं से भी एक्स शेप का नज़र नहीं आ रहा, कहीं से लीनियर नहीं है, कहीं से भी हाइपरबोलिक नहीं है, ये वाई शेप आपको यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हैवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी। अभी डिस्कस तो किया हमने, कितने इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, 5 तरीके के इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इनकी सब की हैवी चेन कौन सी दोस्तों, ये हैवी चेन और ये इसकी लाइट चेन्स। ठीक है, ये हैवी चेन होती है जी इसकी, ठीक है, और ये लाइट चेन है। ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए की हैवी चेन का नाम है अल्फ़ा, डी की हैवी चेन का नाम है ई का नाम है एप्सिलॉन, जी का नाम है गामा, एम का नाम है म्यू। पूछा किसका है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, क्या नाम है जी गामा। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन क्लास टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड बी सेल्स। क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है, फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन क्लास जो कि नए नए जो बी सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी सरफेस पर नज़र आएंगी। हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, नई नई बी सेल्स जो हैं उनकी सरफेस पर कौन नज़र आएगा सबसे पहले, उनके ऊपर सबसे पहले नज़र आने वाला है IgM। कैसे याद रखोगे, क्योंकि ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे ही कोई एक्सपोजर हुआ किसी एंटीजन के लिए तो यही नज़र आएंगी किस पर, बी सेल्स की सरफेस पर। इनके बाद में कौन नज़र आएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन डी नज़र आएगा। याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज होने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया कि इम्यूनोग्लोबुलिन डी कहाँ पाया जाता है भाई, बी सेल्स की सरफेस पर। इसका मतलब ये कतई नहीं था कि सबसे पहले ये होते हैं, जी नहीं, सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन एम प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर, नई नई जो बी सेल्स प्रेजेंट हुई हैं उन पर। उसके बाद में कौन, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। आंसर क्या करेक्ट हो गया भाई इसका, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following immunoglobulin is the most abundant immunoglobulins in newborns। बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा है भाई न्यूबॉर्न्स में। आपको न्यूबॉर्न कहीं पर लिखा होता, ब्रेस्ट फीडिंग लिखा होता तो कंफ्यूज हो जाते हम, लेकिन जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होगा जो कि मदर से मिला है, उसको मदर से फीटस को जो मिला है, और फीटस जैसे ही बर्थ हो गया है तो उसे हम न्यूबॉर्न कह दिए। प्लेसेंटा को क्रॉस करके आने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन है भाई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी है। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड अर्ली इन प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये अलग तरीके से, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्राइमरी रिस्पॉन्स में, किसकी इन्फेक्शन के प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होगा भाई। 2 तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है, IgM है, और सेकेंडरी में कौन है जी, IgG है। पूछा क्या आपसे, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, IgM, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज द मेन होस्ट डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पढ़ चुके हैं दोस्तों, कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो या फिर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो डिफेंस का काम करेगा? इम्यूनोग्लोबुलिन ई। क्लियर है, रिपीट हो रहा है बार बार, अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन हैज द हाईएस्ट एविडिटी ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। यानी कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो हाईएस्ट एविडिटी रखता है। अब ये एविडिटी का मीनिंग क्या है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं फिलहाल हम यहाँ पर। एविडिटी का मतलब क्या है भाई? बाइंडिंग स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो ये समझना, बहुत इजी चीज़ समझना। सबसे पहले एविडिटी का मतलब बाइंडिंग स्ट्रेंथ, और वो भी कैसी बाइंडिंग स्ट्रेंथ? टोटल बाइंडिंग स्ट्रेंथ। किसकी भाई? किसी एंटीबॉडी की। किसके लिए? एंटीबॉडी किससे बाइंड होता है? एंटीजन से। आई होप आपको समझ में आ गया। किसी एंटीबॉडी की एंटीजन को बाइंड करने की टोटल स्ट्रेंथ जो है वही क्या कहलाती है? एविडिटी कहलाती है। एविडिटी मीन्स टोटल बाइंडिंग स्ट्रेंथ। किसकी भाई? किसी एंटीबॉडी की। किसको बांधने के लिए? एंटीजन को बांधने के लिए, वही एविडिटी है। तो इनमें से इम्यूनोग्लोबुलिन्स में से किसकी सबसे ज़्यादा एविडिटी होती है? भी बाइंडिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है? याद रखिएगा दोस्तों, आईजीएम की सबसे ज़्यादा एविडिटी होती है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आईजीएम जो है सबसे ज़्यादा बाइंडिंग स्ट्रेंथ रखता है। यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन एम के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीजन्स के साथ में सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं, सबसे ज़्यादा बाइंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ परसेंट ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम इज। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स में सबसे ज़्यादा तो हमने डिस्कस किया था कि द मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इज IgG। ठीक है, ये सीरम के अंदर 70 से 80% इम्यूनोग्लोबुलिन यही होता है, मोस्ट अबंडेंट है। सबसे कम कौन होता है भाई? IgE होता है। ये मोस्ट होता है, ये लीस्ट अबंडेंट है, याद रखिएगा। और अब बीज के सवाल, बीज को कैसे याद रखेंगे जी? तो ये याद रख लेना भैया, गामड़े मराठी सरनेम है। गामड़े मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जी सबसे ज़्यादा है, उससे कम ए है, उससे कम एम है, उससे कम डी है, और सबसे कम जो है वो कौन है? ई है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ ध्यान में रखना, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो सबसे ज़्यादा है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो सबसे कम है। बीच वालों का कैसे ध्यान रखोगे जी साहब? AMD मतलब गामड़े, ये आप एक्रोनिम दिमाग में रख लेना, ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज प्रोमिनेंट एंटीजन रिसेप्टर एक्सप्रेस्ड ऑन बी सेल्स। इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो प्रोमिनेंट एंटीजन रिसेप्टर है बी सेल्स पर? हमने ऑलरेडी आपको बताया बी सेल्स पर दो एंटीबॉडी जो हैं, या दो इसकी जो सरफेस पर हैं, दो तरीके के इम्यूनोग्लोबुलिन जो हैं वो क्या प्रोमिनेंट हैं, लेकिन सबसे कॉमन कौन है? वो है IgM, और उससे कम कौन है? IgG। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटीबॉडी विच इज फाउंड ऑन सिक्रेशंस और एक्सटर्नल सिक्रेशन इज। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बॉडी सिक्रेशंस में जैसे क्या हो गया अभी? ब्रेस्ट मिल्क हो गया, टीयर्स हो गए, सलाइवा हो गया, इसके अलावा म्यूकस हो गया। और ये म्यूकस कहाँ पर दोस्तों? पूरी GI ट्रैक्ट का जो म्यूकस है, समझ लीजिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो म्यूकस है, इसके अलावा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट जो है, उन सब में ये जो जितने भी बॉडी सिक्रेशंस हैं इनमें सब में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस। यानी कौन सा एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो डायरेक्टली ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, पार्ट लेता है। टर्म आ गया दोस्तों यहाँ पर एक, क्या? ऑप्सोनाइजेशन।
इसके अंदर देखो एक टर्म है ऑप्सोनिन, दोनों को पढ़ेंगे। ऑप्सोनाइजेशन, इसका मतलब ये कोई ना कोई तो प्रोसेस है, ये समझिएगा। इस तरीके के जो भी नाम आते हैं ये कोई ना कोई प्रोसेस है, ठीक है। अब ये कौन सा प्रोसेस है, देखिए दोस्तों, फेगोसाइट्स जो हैं वो फेगोसाइटोसिस करती हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो क्या करती हैं, फेगोसाइट्स जो हैं इसके द्वारा क्या करती हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी कि किसी भी एंटीजन को क्या करती हैं भाई, एनगल्फ करती हैं, राइट। अब मान लीजिए फेगोसाइट तो है ऐसी कोई सेल जो कि खाएगी, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऐसा, भाई कैसे खाएगी जी, भाई इसको नहीं खा सकती ना। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एक तरीके का एंटीजन का काम कर रहा है, इसको अल्टर करना पड़ेगा, तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, ताकि ये फेगोसाइट जो है इसको खा सके। क्लियर है जी। ये एंटीजन को खाने के लिए तैयार करता है, किसके लिए भाई, फेगोसाइट के लिए। कौन करता है भाई, ये काम करता है ऑप्सोनिन। और ये एप्सोनिन कौन होते हैं भाई, कोई भी एंटीबॉडी जो है वो ऑप्सोनिन का काम कर सकता है। वापस आता हूं कि ये वो प्रोसेस है, ऑप्सोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी बैक्टीरिया को, यानी बैक्टीरिया जो एंटीजन है या बैक्टीरिया है जिसको आप बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी शेप को क्या कर दिया जाता है जी, आल्टर कर दिया जाता है, ताकि कोई फेगोसाइट है उसको आराम से खा सके, ठीक है ना, आराम से खा सके, रेडीली खा सके, एफिशिएंटली खा सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्सोनिन। ये काम कौन करता है जी, ऑप्सोनिन करता है। और ये ऑप्सोनिन का काम कौन करता है, मतलब ऑप्सोनिन कौन हो सकता है, कोई भी एंटीबॉडी, कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये ऑप्सोनिन का काम कर सकता है, ठीक है जी। अब पूछा क्या इसने हमसे कि भाई ऑप्सोनाइन, इस प्रोसेस में, ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट इनमें से कौन करता है, एम करता है, जी करता है, ए करता है या ई करता है। याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको, आईजीजी जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है, वो ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है या डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। कौन, आईजीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड टू मास्ट सेल्स एंड क्रॉस लिंक रिजल्टिंग इन डीग्रेनुलेशन एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स। कल दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि मास्ट सेल से कौन बाइंड करता है, मास्ट सेल से भी करता है, बेसोफिल्स से भी करता है, हिस्टामिन्स को रिलीज कराता है, डीग्रेनुलेशन करता है। कौन भाई, ये काम कब हो रहा है, किसी भी एलर्जिक रिस्पॉन्स में इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो हैं वो किस पे एक्ट करते हैं भाई, मास्ट सेल्स पर एक्ट करते हैं, और उन्हें स्टिमुलेट करते हैं, किसके लिए, हिस्टामिन से रिलीज करने के लिए। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन नहीं होते एग्जाम्स के अंदर, आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं आपको। दोस्तों DSSB से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, बने रहिए नर्सिंग स्मार्ट के साथ में। और एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए 8 महीने का टाइम मोर देन इनफ होता है। 8 महीने का मतलब लगभग 240 दिन, 250 दिन मान करके चलिए, और इन 250 दिन में आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए कि आपको DSSB का एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है दोस्तों। कमिंग DSSB, हिंट दे दिया है दोस्तों आप लोगों को, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा आज की डेट में मेरी डेट को। DSSB नेक्स्ट 8 मंथ्स के अंदर आने वाला नहीं है, एग्ज़ाम ही कंडक्ट करा देगा 8 महीने के अंदर अंदर। अब आप कहीं मेरे को ये मत कह देना, जो कम पढ़ने वाले, जो टाइम देखते हैं एग्ज़ाम का कि सर हम तो एग्ज़ाम के समय पढ़ेंगे, सर आपने 8 महीने बोला था और 6 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम हो गया। यस इट कुड बी, लेकिन हमने आपको बताया 8 महीने, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कैच है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।